क्या आपको मालूम है कि राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी बरसों बरस तक हर रविवार दिल्ली की एक गुमनाम चर्च में एक खास शख्स से मिलने जाती थी? क्यों मिलने जाती थी ये तो बात की बात है, मगर पहले क्या ये नहीं जानना चाहेंगे कि राजीव गांधी के मरने के बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी दिल्ली की एक गुमनाम चर्च में हर रविवार किस शख्स से मिलने जाया करती थीं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इंडिया टुडे समूह की खोजी रिपोर्ट की माने तो सोनिया गांधी हर रविवार दिल्ली की एक गुमनाम चर्च में 29 अप्रैल 1946 के रोज मरवाही के घनघोर जंगलों के बीच जन्मे उसी आदिवासी लड़के से मिलने जाती थीं जिस लड़के का बचपन का पसंदीदा शगल हुआ करता था कांधे पे धनुष बाण टांग कर जंगल के भीतर शेरों का शिकार करना। वो तो एक रोज की बात है, कुछ ईसाई मिशनरी के लोग इस लड़के के कबीले वाले जंगल के इलाके में जा पहुंचे और वहां पहुंच इस लड़के के कबीले के लोगों के सामने उन ईसाई मिशनरी के लोगों ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने बच्चों को ईसाई बनवा दें तो उन बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनवाने की जिम्मेदारी उन ईसाई मिशनरी के लोगों की होगी। तो इस लड़के ने अपने पिता की बात मान जंगल के भीतर आए उन ईसाई मिशनरी के लोगों के साथ ईसाई मिशनरी के उन कॉन्वेंट स्कूलों में अपनी पढ़ाई शुरू की, जो स्कूल जल्द ही इस लड़के की मेधा देख दंग रह गए, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि कैसे जो लड़का अभी चंद महीनों पहले जंगल में कांधे पर धनुष और तरकश में बाण ले जानवरों का शिकार किया करता था, वो लड़का बरसों बरस से कॉन्वेंट कल्चर में पले बढ़े इन ईसाई लड़कों पर भारी पड़ता चला जा रहा है। मगर ये तो महज शुरुआत थी इस लड़के के उन यकीन से परे कारनामों की, जिन कारनामों की फहरिस्त के भीतर महज इस लड़के ने जूनियर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से प्रथम श्रेणी में 60 के दशक में उत्तीर्ण ही नहीं की, बल्कि इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात भोपाल के टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में दाखिला कराकर यह लड़का मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। आप सोच कर देखिए, एक लड़का जिसका बचपन जंगल में गुजरा, जंगली कबीले में रहा करता था जो लड़का, वो आज भोपाल के टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियर बन के निकल चुका था। मगर यकीन मानिए, इस लड़के के यकीन से परे कारनामों की यह दास्तान यहां पर समाप्त नहीं होती है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद यह लड़का मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बना था, बल्कि इस लड़के ने यूपीएससी की परीक्षा में बैठ आईपीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आप एक दफा सोच कर देखिए, जिस लड़के का बचपन जंगल में गुजरा था वो अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बन भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहा था। मगर फिर कह रहा हूं, अभी भी इस लड़के के यकीन से परे कारनामों की यह यात्रा यहां समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जब यह लड़का आईपीएस अधिकारी की ट्रेनिंग कर रहा था तो उस ट्रेनिंग के दौरान इस लड़के के कान में किसी बड़े अधिकारी की जुबान से कहे गए वो अल्फाज घर कर गए थे कि आईपीएस तो फिर भी थोड़ा आसान होता है। इन लड़कों में से अगर किसी ने आईएएस की परीक्षा पास की होती तब मानता मैं। उसी वक्त से इस लड़के ने तय कर लिया था कि आईपीएस बनेगा जरूर, मगर आईएएस की परीक्षा में जरूर बैठेगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, आईएएस की परीक्षा में बैठने की खातिर महज 2 बरस तक आईपीएस के अधिकारी के तौर पर नौकरी करने के बाद इस लड़के ने उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। महज 2 बरस तक आस पड़ोस के जान पहचान वालों ने बहुत समझाया इस लड़के को कि आईपीएस की नौकरी है, 2 साल में त्यागपत्र क्यों दे रहे हो, कल को आईएएस बनो ना बनो। मगर इस लड़के ने कहा ना, मुझे यकीन है आईएएस तो बन के रहूंगा। और महज 2 बरस तक आईपीएस की नौकरी करने के बाद इस लड़के ने आईपीएस की नौकरी से त्यागपत्र दिया, यूपीएससी की परीक्षा में बैठा और प्रथम प्रयास में ही आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर आईएएस बन गया। और वो भी इतना धाकड़ कि
बतौर आईएएस तैनाती के महज चंद बरस के भीतर भीतर ही इस लड़के को जिले की कलेक्टरी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और कमाल की बात यह कि वो जिम्मेदारी भी इस लड़के ने इतने बखूबी ढंग से निभाई कि देखते ही देखते बतौर जिला कलेक्टर सबसे लंबे वक्त तक कलेक्टरी करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया इसी लड़के ने। वैसे सबसे लंबे वक्त तक कलेक्टरी करने से याद आया, इस लड़के ने बतौर कलेक्टर सबसे लंबा वक्त गुजारा था मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले सीढ़ी में। और चूंकि सीढ़ी में ही एक लंबा अच्छा खासा वक्त गुजारा था इंडियम साहब ने, तो सीढ़ी में कलेक्टरी करने के दौरान इंडियम साहब की सीढ़ी जिले की रियासत चुरहट के राजा साहब से यारी हो गई थी, खूब छनती थी दोनों में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चुरहट के राजा साहब कोई और नहीं अर्जुन सिंह हुआ करते थे, जो एक दौर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पर्याय पुरुष और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खासम खास हुआ करते थे। इतने खासम खास कि जब एक रोज पार्टी के भीतर ओल्ड गार्ड्स को निपटाने के सिलसिले में राजीव गांधी अर्जुन सिंह से सीएम ऑफ रायपुर कहे जाने वाले विद्याचरण शुक्ला और उनके भ्राता श्री श्यामाचरण शुक्ला यानी शुक्ला ब्रदर्स को निपटाने के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, तो उस गुफ्तगू के दौरान जब राजीव ने अर्जुन सिंह से पूछा कि अगर शुक्ला ब्रदर्स को निपटा भी दिया जाए तो उस इलाके में कौन सा ऐसा युवा नेता है जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तो जवाब में अर्जुन सिंह साहब ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने इन्हीं डीएम साहब के नाम की सिफारिश कर दी थी। चूंकि निजी बातचीत के दौरान कई दफा डीएम साहब ने अर्जुन सिंह से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के विषय में बात की थी। अर्जुन सिंह को इल्हाम था कि कहीं ना कहीं डीएम साहब राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, तो उसी दिलचस्पी को देखते हुए अर्जुन सिंह साहब ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने उस वक्त इंदौर के जिला कलेक्टर इन्हीं डीएम साहब के नाम की सिफारिश कर दी। तो राजीव ने अर्जुन सिंह के प्रस्ताव पर अमल करते हुए एक देर शाम 8 साढ़े 8 बजे इंदौर के कलेक्टर आवास पर प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन लगवाया। फोन नौकर ने उठाया, पूछा गया कि डीएम साहब कहाँ हैं, तो मालूम चला डीएम साहब तो दौरे पर गए हैं। फोन कट गया। 3-4 घंटों बाद रात के करीब 11:30-12 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय से इंदौर जिला कलेक्टर आवास फिर फोन किया गया। फोन इस दफा भी नौकर ने उठाया। सामने से प्रधानमंत्री कार्यालय से आवाज आई, डीएम साहब आए? नौकर ने बताया, जी आए, इस वक्त खाना खा के सो रहे हैं, देर रात हो गई है। नौकर को लगा था डीएम साहब के सोने की खबर सुन के फोन कट जाएगा, मगर सामने प्रधानमंत्री कार्यालय से बात करने वाले शख्स ने नौकर को आदेश दिया, सो रहे हैं तो जाके उठाइए, कहिए प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया है, जल्दी आके बात करें। जाहिराना तौर से प्रधानमंत्री कार्यालय की बात सुन नौकर जल्दी जल्दी भागा डीएम साहब के पास गया, जगाया। डीएम साहब ऊँघते ऊँघते टेलीफोन के पास आए, रिसीवर कान में पकड़ा तो सामने से आवाज आई, जी मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से वी जॉर्ज बोल रहा हूं, आप राजनीति में आना चाहते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं? अच्छा, जाहिराना तौर से आधी रात के वक्त अचानक से प्रधानमंत्री कार्यालय के किसी अधिकारी के द्वारा ऐसा सवाल सुनने के बाद डीएम साहब हकबगाए कुछ बोल पाए या ना बोल पाए, इसी असमंजस में फंसे हुए थे कि सामने से फिर आवाज आई, निर्णय इत्मीनान से करिए, आराम से सोच विचार लीजिए और जो भी निर्णय हो वो 2.5-3 घंटे बाद आपके आवास पर दिग्विजय सिंह जी जा रहे हैं, उन्हें इत्तला कर दीजिए। अगर कांग्रेस सदस्यता लेने का इरादा होगा तो फिर दिग्विजय सिंह जी जैसा कहेंगे वैसा कर लीजिएगा, और अगर राजनीति में आने में दिलचस्पी नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। फोन कट गया। अब इसके बाद इन डीएम साहब ने क्या सोचा, कैसे सोचा, क्या क्या सोच के कौन सा फैसला लिया, ये सब बातें तो बात की हैं। फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि जब 2.5-3 घंटे बाद दिग्विजय सिंह जी यानी दिग्गी राजा जी इन डीएम साहब के आवास पर पहुंचे तो साहब अपने कलेक्टरी का काला कोट तब तक उतार के खूंटी पर टांग चुके थे और कांग्रेस की खादी वाला कुर्ता पैजामा पहन के बिल्कुल तैयार लकदक बैठे हुए थे। जिसके बाद वही हुआ, दिग्विजय साहब डीएम साहब को लेके कांग्रेस के दफ्तर ले गए, बड़ा सा जलसा हुआ, साहब ने सदस्यता ली और इसके बाद जुट गए मध्य प्रदेश कांग्रेस की
सांगठनिक चूल्हे कसने में। खैर बहुत लंबा वक्त साहब को मिला नहीं चूल्हे कसने में, क्योंकि जल्दी राजीव गांधी ने डीएम साहब को राज्यसभा का सदस्य बनवाकर दिल्ली बुला लिया, जहां दिल्ली में रहने के दौरान इन डीएम साहब ने राजीव गांधी के साथ अपनी करीबी बहुत बढ़ा ली। क्योंकि राजीव गांधी को वैसे भी टेक्निकल बैकग्राउंड के, प्रशासनिक सेवाओं से आने वाले लोग पसंद हुआ करते थे। तो देखते ही देखते प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इन डीएम साहब के साथ यारी के किस्से कांग्रेस के गलियारों में गूंजने लगे। वो बात और है कि राजीव गांधी के साथ अपनी इस करीबी से डीएम साहब कोई सियासी लाभ हासिल कर पाते, इससे पहले ही 21 मई 1991 की उस मनहूस रात श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी की मानव बम से हत्या कर दी गई। और इसके बाद तो एक तरह से दिल्ली के भीतर ये डीएम साहब सियासी तौर से अनाथ हो गई, क्योंकि डीएम साहब के सर पर दो ही कांग्रेसी नेताओं का वरदहस्त था, एक राजीव गांधी, एक अर्जुन सिंह। राजीव गांधी जी तो दुनिया ही छोड़ के चल बसे थे और अर्जुन सिंह जी का सियासी सूरज भी तब तक अस्ताचल की ही ओर बढ़ चुका था। ऐसे में 90 के दशक के पूर्वार्ध के वर्षों में कलेक्ट्री की नौकरी छोड़ कांग्रेस की राजनीति करने दिल्ली पहुंचे इन डीएम साहब को अपने सियासी मुस्तकबिल के आगे वो अंधकार नजर आ रहा था, जिस अंधकार से हताश, निराश और परेशान ये डीएम साहब हर रविवार दिल्ली की एक गुमनाम चर्च जाने लगी। भगवान की प्रार्थना करने के लिए नहीं, सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए। क्योंकि दिल्ली में अपनी सियासी संभावनाओं को तलाशने के सिलसिले में साहब ने यह पता कर लिया था कि कांग्रेस के भीतर सफलता की कुंजी सोनिया गांधी हैं, जो सोनिया गांधी हर रविवार अकेले ईश्वर की आराधना करने के लिए दिल्ली की इस गुमनाम चर्च में आया करती हैं। तो साहब भी हर रविवार सोनिया गांधी वाली चर्च में ही ईश्वर की प्रार्थना करने पहुंच जाया करते थे। और जहां ईश्वर के समक्ष एकांत में गुजारे गए चर्च के भीतर के उन लम्हों ने देखते ही देखते कब सोनिया और इन डीएम साहब को एक दूसरे के करीब, बेहद करीब कर दिया, ये इन दोनों को समझ आया हो या ना आया हो, मगर पूरी कांग्रेस पार्टी को तब जरूर समझ आ गया जब वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मध्य प्रदेश का एक हिस्सा काट कर एक अलग सूबा छत्तीसगढ़ बनाने का ऐलान किया और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने तमाम बड़े विकल्पों को किनारे करते हुए इन्हीं डीएम साहब को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। जो डीएम साहब छत्तीसगढ़ की राजनीति का राह छोड़िए, छत्तीसगढ़ के भीतर के नेता छोड़िए, छत्तीसगढ़ के किसी इलाके से सांसद ही छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ के किसी छोटी सी विधानसभा की सीट से विधायक तलक नहीं थे तब तक। और कमाल की बात यह है कि इन डीएम साहब को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनवाने की जिम्मेवारी सोनिया गांधी ने डीएम साहब को राजनीति के भीतर लेकर आने वाले उन्हें दिग्विजय सिंह के हाथों में सुपुर्द की थी, जो दिग्विजय सिंह इन डीएम साहब के छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पद पर विराजने के सबसे ज्यादा खिलाफ थे। मगर अब चूंकि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का हुक्म था, तो एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता की तरह दिग्विजय सिंह जी ने अपनी तमाम मुखालफतों को मौन करते हुए रायपुर पहुंच कांग्रेस के समर्थन वाले विधायकों को इन्हीं डीएम साहब के नाम पर सहमति जताने के लिए राजी किया। वो बात और है कि इस चक्कर में सीएम ऑफ रायपुर कहे जाने वाले विद्याचरण शुक्ला साहब के समर्थक इस कदर भड़क गए थे दिग्गी पर कि दिग्विजय सिंह का कुर्ता तलक फाड़ डाला था मीटिंग के भीतर। कमाल का नजारा था वो भी। खैर वो सब बातें तो फिर कभी विस्तार से जब दिग्गी राजा की कहानी सुनाएंगे, मगर अभी तो आप बस इतना समझ लीजिए कि सोनिया गांधी के वरदहस्त के चलते 9 नवंबर 2000 के रोज यही डीएम साहब छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर लेते हैं रायपुर के परेड ग्राउंड में अपनी ऐतिहासिक शपथ। अब तलक नाम तो समझ आ ही गया होगा आपको कि हम बात कर रहे हैं अजीत जोगी की, जिन्हें छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बनने का खिताब हासिल है।